मैं छोटी उम्र में ही बहुत जवान और खूबसूरत दिखती थी। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, लेकिन मेरा जिस्म बड़ा हुआ था और मैं 20-22 साल की लड़की लगती थी। मैं सब बहनों से छोटी थी, लेकिन अपने जिस्म की वजह से मैं उनसे बड़ी और खूबसूरत लगती थी। इतनी छोटी उम्र में मैं 40 नंबर पहनती थी। मैं जब भी बाहर जाती तो हर कोई मेरी तरफ देखता। मैं जिस गाड़ी में स्कूल जाती, वह ड्राइवर भी मेरे ऊपर नजरें जमाए रखता। स्कूल में टीचर मेरे सर पर जानबूझकर आकर खड़ा हो जाता था। मुझे यह सब कुछ बहुत अजीब लगता था। एक दिन मैं बाजार कपड़े खरीदने गई तो मैं एक बहुत बड़ी दुकान पर दाखिल हुई। मुझे सूट का एक जोड़ा पसंद आ गया। मैंने दुकानदार से कहा कि मैं यह पहनकर चेक करना चाहती हूँ। दुकानदार मेरी तरफ देखकर फौरन मान गया। कहने लगा, मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप यह पहनकर चेक कर लें। मेरे घर वाले बाहर बेंच पर बैठे हुए थे कि मैं चेंजिंग रूम में कपड़े पहनने लगी। दुकानदार मेरे पास आ गया और मेरे मुंह पर हाथ रख लिया। कहने लगा, आवाज मत निकालना, मैं तुम्हें यह सूट फ्री में दूंगा। बस तुम्हें 5 मिनट अपने दोनों गब्बारे मेरे मुंह में। मेरा नाम पूजा है। मेरी उम्र तकरीबन 14 साल थी। मैं अभी नई नई जवान हो रही थी और जवानी की दहलीज में कदम रख रही थी। लेकिन मेरा जिस्म लड़कियों की तरह नहीं था। जब मैंने खुद को देखा तो मेरे जिस्म का नाजुक हिस्सा 14 साल की उम्र में भी बहुत ज्यादा बड़ा और हसीन था। मेरे घर वाले हर वक्त मुझे डांटते रहते थे। मेरी माँ और बहन मेरे पीछे ही पड़ी रहती थीं और मुझे बहुत ज्यादा बातें सुनाया करती थीं। छोटी सी उम्र में ही मेरे सर पर इतना बड़ा दुपट्टा ओढ़ दिया गया था। मैं अभी सही तरह से दुपट्टा भी संभाल नहीं सकती थी। जब मुझसे दुपट्टा गिर जाता तो मेरी माँ मुझे बातें सुनाती और कभी कभार एक आध लगा भी देती और कहती कि तुम में जरा सा भी अकल नहीं है, तुमसे दुपट्टा भी नहीं संभाला जाता, दुपट्टा ठीक से लिया करो, बेशर्म कहीं की। लेकिन उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि वह मुझे बार बार दुपट्टा लेने के लिए क्यों कहती रहती है, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती थी जब वह मुझे सारा दिन बुरा भला करती रहती थी और अक्सर मुझे मारती भी थी। और मुझे इस बात पर हैरानी भी होती थी कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो सब मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। हम 3 बहनें थीं और मैं सबसे छोटी थी, लेकिन सबसे छोटी होने के बावजूद सबसे खूबसूरत और बड़ी दिखाई देती थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी, मेरा कद काठ और जिस्म भी बढ़ता जा रहा था। अपने जिस्म में इतनी सारी तब्दीलियां देखकर मुझे कुछ अजीब फील होता था। मेरी दूसरी बहनें दुबली पतली थीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी वहां पर मेरी सहेलियां भी मेरी जैसी नहीं थीं। वह भी बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह होती थीं। मेरी उम्र की लड़कियां भी बिल्कुल ऐसी नहीं थीं। मेरी माँ को हर वक्त मेरी फिक्र लगी रहती थी। मेरी हमउम्र लड़कियां स्कूल में दुपट्टा लेकर नहीं आती थीं, लेकिन मेरी माँ मुझे सख्ती से दुपट्टा लेकर जाने देती थी। मैं माँ से बहुत बार कहती कि माँ, मुझसे दुपट्टा नहीं ओढ़ा जाता, और मेरी सहेलियां भी बिना दुपट्टे के ही स्कूल आती हैं। मुझे दुपट्टे की वजह से बहुत गर्मी लगती है, लेकिन मेरी माँ चिल्लाकर बोली, गर्मी गई भाड़ में, तुम यह चादर जरूर लोगी, ऐसा न हो तुम्हारी वजह से हमें कोई परेशानी झेलनी पड़े। मेरी माँ मुझे हर वक्त डांटती रहती। मेरी बाकी बहनों से तो वह प्यार से बात करती, लेकिन मुझ पर हर वक्त चिल्लाती रहती। फिर हमें स्कूल से छुट्टियां हो गईं। एक दिन हमारे सारे घर वाले बाजार जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी, तो उन्होंने फौरन कह दिया कि तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, तुम्हें घर पर ही रहना होगा। हमारे बाजारों में बहुत भीड़ होती है, वहां पर बहुत सारे बुरे बुरे लड़के फिरते रहते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा, मेरा उन लड़कों से क्या लेना देना, मैं उनके लिए थोड़ी जा रही हूँ, मैं तो बाजार आपके साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। जाहिर है होली है, मुझे अपने लिए कुछ चीजें भी लेनी है। अभी मैं अपनी माँ से ये बात कर ही रही थी कि मेरी बहन झट से बोली, अगर हम तुम्हें अपने साथ बाजार ले गए तो बाजार के सारे बुरे लड़के तेरे पीछे पड़ जाएंगे और सबकी नजर तुझ पर ही होगी, और जब सारे तेरी तरफ देख रहे होंगे तो हमें भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इसलिए तुम घर में ही बैठी रहो। तुम्हें जिस चीज की भी जरूरत है तुम हमें बता दो, हम वह तुम्हें बाजार से ला देंगे। मुझे चीजों की जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस बाजार घूमने का शौक था। मैं घर से बाहर निकलकर थोड़ा एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहनों और माँ ने मुझे बाजार ले जाने से इनकार कर दिया। मैं रोती हुई अपने कमरे में चली गई। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि आखिर इन सब में मेरा क्या कसूर है। मैं आईने के सामने खड़ी होकर रोने लगी। मैं अपने आप को गौर से देखने लगी। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं था कि मेरे घर वाले मेरे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मुझे तो भगवान ने ही ऐसा बनाया था।
ऐसा इंसान किसी के हाथ में थोड़ी होता है। किसी का जिस्म दुबला पतला होता है, किसी का कद छोटा होता है और किसी का बड़ा। मेरे फ्रंट का साइज बड़ा था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था? मेरी माँ तो मुझे कुछ खाने पीने भी नहीं देती थी ढंग से। मुझे खट्टी चीजें खाने का बहुत शौक था, लेकिन मेरी माँ मुझे खाने नहीं देती थी। मुझे अचार और इमली खाने का बहुत शौक था, लेकिन घर वाले ये सारी चीजें मुझसे छुपा कर रखते थे। वह कहते थे कि पहले ही तो तूने खा खा कर अपना जिस्म बहुत बड़ा कर लिया है, अगर तू ये और ज्यादा खाएगी तो बहुत बड़ी भैंस बन जाएगी। माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख होता था। एक दिन मेरी खाला की बेटी घर आई हुई थी। उसने मुझसे एक अजीब तरह की बात कह दी। वह मुझसे कहने लगी कि जिस तरह का तुम्हारा जिस्म हो रहा है ना, तुमसे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं फौरन गुस्से से खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी, लेकिन इतने में मेरा दुपट्टा गिर गया। हम लोग एक कजन की शादी में आए हुए थे। वहां पर मौजूद सब देखकर मुझे हैरान हो गए। लोगों ने मेरी माँ से अजीब तरह के सवाल करना शुरू कर दिए। हमारे रिश्तेदार कहने लगे, आप लोग ज्यादा आते जाते भी नहीं हैं और अपनी इस बेटी को तो कहीं पर भी नहीं ले जाते। कहीं इसकी शादी तो नहीं आपने कर दी और आपने किसी को बताया भी नहीं, और फिर यह तलाका लेकर वापस आ गई है क्या? मेरी माँ उनसे कहने लगी कि आप किस तरह की बातें कर रही हैं। मेरी बेटी तो अभी कुंवारी है, उसकी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई। मुझे यह सारी बातें सुनकर और ज्यादा दुख हुआ। उस दिन के बाद अम्मी ने भी मुझे किसी भी शादी पर ले जाना बंद कर दिया। हालांकि यही तो वह उम्र थी जब इंसान शादियों पर जाकर एंजॉय करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है और खूब खाना खाता है। लेकिन मेरी माँ ने तो मेरा कहीं पर भी आना जाना बंद कर दिया। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, मेरे लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ने लगीं। मुझे कपड़े भी बहुत जल्दी तंग हो जाते थे, इसीलिए नए कपड़े लेने पड़ते थे, जिस पर माँ मुझे डांटती थी कि तेरा बाप कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है जो तुझे हर 4 महीने बाद नया जोड़ा लेकर दे। मैं इस तरह की सारी बातें सुन सुनकर तंग आ चुकी थी। एक मेरी सहेली राधिका थी। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसका भाई दुबई रहता था। एक दिन मैंने उससे बात की। उसने मुझसे कहा कि एक दवा होती है जिससे यह मसला हल हो सकता है। अगर तू वो मेडिसिन खा ले तो तू भी बाकी लड़कियों की तरह नॉर्मल हो जाएगी। लोगों की बातें सुन सुनकर मेरे दिमाग में एक बात बैठ चुकी थी कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने उससे इल्तिजाइया अंदाज में कहा कि प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मुझे वो मेडिसिन ला दो, मैं तुम्हें जितने पैसे कहोगी ला दूंगी। ये कहकर मैं परसुकून हो गई। 2-3 दिन बाद एक दिन अम्मी मेरे पास आईं और कहने लगीं, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है। मुझसे कहने लगी कि तुम तैयार रहना। मैं हैरान रह गई। हालांकि मुझसे बड़ी अभी बहनें थीं, अभी उनकी शादी नहीं हुई थी और मैं सबसे छोटी थी। तुम मुझे क्यों सबसे पहले ब्याह रहे थे? मैं उनके लिए एक तरह का बोझ थी और वह जल्द से जल्द मुझसे जान छुड़वाना चाहते थे। अम्मी की बात सुनकर मैं बिल्कुल खामोश हो गई। मैं अम्मी से झगड़ा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वह मेरी माँ थीं, लेकिन उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था कि मैं भी उनकी बेटी हूँ और वह भी सबसे छोटी। छोटी बेटियां तो बहुत लाडली होती हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज्यादा बातें मैं ही सुन रही थी। अपने वजूद की वजह से मुझे पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा था। इसीलिए घर वाले मेरे जिस्म की वजह से ही मेरी शादी सबसे पहले करना चाहते थे। शाम को मैंने काला जोड़ा पहन लिया। मेरी माँ मेरे कमरे में आई और मुझे देखा। मैंने कहा, हाँ मैं कैसी लग रही हूँ? यकीनन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि काला रंग मुझ पर बहुत जचता था। मेरी अम्मी ने जवाब देने की बजाय मुझसे एक सवाल पूछ लिया कि तुमने इस सूट के साथ ये दुपट्टा क्यों लिया है? मैंने कहा, इसके साथ यही दुपट्टा है। अम्मी ने कहा, यह बहुत छोटा है। माँ ने दूसरी बहन को आवाज दी कि दूसरा दुपट्टा लेकर आओ, वह इस सूट के साथ चल जाएगा। मेरी बहन दूसरा दुपट्टा लेकर आई तो वह बहुत बड़ा था। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, यह बहुत बड़ा दुपट्टा है। अम्मी कहने लगी, बड़ा है तो क्या हुआ? तेरा जिस्म छोटा है क्या? जितना बड़ा तेरा जिस्म है वह इतने बड़े दुपट्टे में ही छुपेगा। मुझे इस तरह लपेटा कि मेरा चेहरा ही बस नजर आ रहा था। 10 मिनट बाद मुझे चाय लेकर बाहर जाना था। लड़के वाले आ चुके थे। वह लोग अम्मी से बातें कर रहे थे। इतने में मेरी बहन मेरे पास आई और कहने लगी कि यह लोग तो जॉइंट फैमिली वाले हैं, पर उनका घर तो मर्दों से भरा हुआ है। तेरा वहां पर क्या बनेगा? तुझे तो अपने आप को छुपा कर रखना पड़ेगा। मेरी बहन मेरा मजाका उड़ा रही थी और जिस तरह से वह मुझ पर हंस रही थी, उसकी हंसी मेरे दिमाग को अजियत दे रही थी। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 10 मिनट के बाद मैं चाय लेकर बाहर गई तो उन्होंने मुझे जिस अंदाज से देखा था
उनका रवैया बहुत अजीब था। लेकिन जैसे ही मैं सोफे पर बैठी तो मेरा दुपट्टा कुछ ढलक सा गया, क्योंकि मुझसे इतना बड़ा दुपट्टा संभाला नहीं जाता था। दुपट्टा गिरने की वजह से उनकी नजर मेरे जिस्म पर पड़ गई तो उनकी एक औरत अम्मी से कहने लगी, बहन, क्या आपकी बेटी की शादी पहले से हो चुकी है? तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इसकी शादी कहाँ से हुई है, ये तो सबसे छोटी है। असल में बड़ी वाली बहुत लायका है, तो हम चाहते हैं कि वह पढ़ाई करती रहे और कुछ बन जाए, उसके बाद उसकी शादी करवा देंगे। लेकिन वह कहने लगे कि यह तो हमें शादीशुदा लग रही है, ये तो 2-3 बच्चों की माँ लग रही है। गैर शादीशुदा लड़कियां तो बहुत पतली होती हैं, लेकिन आपकी बेटी का जिस तरह का जिस्म नजर आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 2-3 बच्चों की माँ है और इस वक्त भी हामिला लग रही है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपको कसम देने तैयार हैं। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता था? उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो मामला ही कुछ और लग रहा है। हमारा इकलौता बेटा है, हमारा बेटा बहुत लाडला है। आजकल तो लोग ठीक ठाक लड़कियों को भी मुंह भर भर के बातें करते हैं। अगर हम आपकी बेटी को ब्याह कर ले गए तो सारी जिंदगी लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। हम आपसे माफी चाहते हैं। मुझे उनका इनकार सुनकर बहुत दुख हुआ। हमारे मुआशरे में अक्सर लोग अगर लड़की को नापसंद कर दें तो वह मुंह पर कुछ न बल्कि इतना कह देते हैं कि वह फोन पर बता देंगे, लेकिन उन्होंने तो मुंह पर ही मुझे इनकार कर दिया था। वह लोग तो चले गए, लेकिन अम्मी ने मेरी पिटाई करना शुरू कर दी। तेरे इतने सारे रिश्ते रिजेक्ट हुए हैं, लेकिन इस दफा जो मुझे बातें सुनने को मिली हैं, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं एक अच्छी औरत हूँ, सारी जिंदगी मैंने इज्जत से गुजारी है, लेकिन सिर्फ तेरी वजह से मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। मैंने ऐसी बातें कभी नहीं सुनी थी। मुझे माँ की बातों पर बहुत दुख हुआ। मैंने 2 दिन तक नहीं खाया, लेकिन किसी ने मुझसे यह तक नहीं पूछा। फिर आखिर मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई। उसने चोरी चोरी मुझे वह मेडिसिन पकड़ा दी। उसने कहा कि तुम्हारी मेडिसिन आ गई है। मैंने कहा मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। वह लोग मुझे नापसंद कर गए हैं, उन्होंने शादी से इनकार कर दिया है। जिस पर मेरी दोस्त कहने लगी, अरे पागल, वह आखिरी लोग थोड़ी थे, क्या दुनिया में लड़के खत्म हो गए हैं? तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आ जाएंगे, तुम ये गोलियां खाकर स्मार्ट हो जाओ। उसके बाद मैंने जज्बात में आकर वह गोलियां खा ली। मैंने कुछ दिन से खाना भी नहीं खाया था। जब मैं बाहर निकली तो मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। खैर, मेरी तबीयत खराब होने के बाद मेरे घर वालों को कुछ मुझ पर रहम आया। मैंने सोचा कि मुझे घर वाले मेरे कमरे में लेकर आए हैं, शायद उन्हें मुझ पर रहम आ गया होगा। लेकिन जैसे ही मेरी अम्मी उस कमरे में दाखिल हुई, उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। मुझे उनसे इस रवैये की तवक्को नहीं थी। मेरे एहसान खता हो गए। फिर वह मुझसे कहने लगी, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आई? तू किस तरह की मेडिसिन मंगवा रही है? ये किस तरह की मेडिसिन है जो तू खा रही है? और इसी वजह से तेरा ये हाल हुआ है। इसका मतलब है तेरे इरादे कुछ और हैं। तू जानबूझकर अपना आप सबको दिखा रही है। तू सबको बताना चाहती है कि तू बहुत मोटी ताजी है। तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? मुझे अपनी माँ से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। कुछ भी हो जाता, उनको यह सब नहीं करना चाहिए था। अब तो मैं अपनी माँ की तरफ देख भी नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। माँ ने वह गोलियां बाथरूम में फेंक दी और पानी बहा दिया। मैं रोए जा रही थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे देखा तक नहीं। इस बात को कई दिन गुजर गए। सब घर वाले मुझसे नाराज थे। कोई मुझे खाना भी नहीं पूछता था, मुझसे बात भी नहीं करता था। ऐसा लगता था कि मैं मनोवैज्ञानिक मरीज बन जाऊंगी और पागल हो जाऊंगी। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़की की माँ देखने आई, लेकिन लड़के की माँ अकेली मुझे देखने आई, लेकिन उनकी आंखें कमजोर थीं। मैं चुपचाप उनके सामने बैठी रही और अपने आप को चादर में छुपाए रखा। उनके जाने के बाद मेरी बहनें मेरा और ज्यादा मजाका बनाने लगीं कि अगर तेरी सास की आंखें कमजोर न होती तो वह भी तुझे ना करके जाती। उसे क्या पता तेरा जिस्म कैसा है कैसा नहीं। मैंने उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि शादी के बाद मुझे और भी बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता था। ना जाने मेरे पति ने मेरे साथ क्या क्या करना था। मैंने सब कुछ सुनने की बना ली थी। जब मेरी शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो मेरी सास ने मेरे लिए बहुत सारे कपड़े बनाकर भेजे। मेरी सास मुझसे बहुत प्यार से बात करती थी। मेरी सास ने बताया कि एक दफा कपड़े पहनकर देख लो। मेरी बहन के मुंह से निकल गया कि अभी तो शायद पूरे आ ही जाएंगे, लेकिन बाद में हो सकता है तंग हो जाए। मेरी सास ने कहा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो?
तुम्हें दुल्हन के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। तुम्हें उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। मेरी सास मेरी बहन को डांट रही थी। मुझे अपनी सास की सुनकर बहुत खुशी हुई। चलो कोई तो मेरे हक में बोला। मेरी बहन का ऐसा चेहरा हो गया था जैसे मेरी सास ने उसकी बहुत बेइज्जती कर दी हो। मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि कोई तो है जो मेरा साथ दे रहा है, लेकिन मेरी सास की नजर कमजोर थी। अगर वह मुझे देख लेती तो शायद वह मेरा साथ न देती। मैंने अपने पति की तस्वीर देखी हुई थी। वह दिखने में स्मार्ट लगते थे। मेरी सास ने मुझे बताया कि उनका एक ही बेटा है। वह बहुत जज्बाती और गुस्से वाला है, इसलिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सब्र कर सके। आज मेरी शादी थी। मेरे पति आने वाले थे। मुझे यह था कि मेरा पति मुझे देखकर बहुत बुरा भला कहेगा। मुझे उसकी बातें सुननी पड़ेंगी। सारी जिंदगी यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरे पति ने कमरे में कदम रखा। उन्होंने अपनी शेरवानी उतारकर एक टेबल पर रख दी। उस वक्त वह सलवार कमीज में थे। मेरे पति ने मेरा घूंघट हटाया और मेरी तारीफें करने लगे। कहने लगे कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे हैरानी हुई कि सब कुछ मामूल के मुताबिक क्यों चल रहा है। फिर उन्होंने मुझे मुंह का तोहफा दिया। फिर उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू की। कहने लगे कि हम दोस्तों की तरह एक दूसरे का साथ देंगे। तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। शादी के अगले दिन मेरे पति फोन पर किसी से बात कर रहे थे। शायद उन्हें कोई मुबारक दे रहा था। मेरे पति उसको जवाब दे रहे थे कि भगवान ने मुझ पर बहुत मेहरबानी की है। मुझे एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है। मैं उससे बहुत खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। मुझे हमेशा से ऐसी पत्नी का साथ चाहिए था जो इतनी खूबसूरत हो और इतनी समझदार। पति की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्या मैं वाकई उन्हें इतनी पसंद आई हूँ और वह ऐसी पत्नी चाहते थे। शादी के कुछ दिन बाद हमारे घर वालों ने हमारे लिए डिनर रखा। मैं अपने पति के साथ तैयार होकर अपने घर पहुंची तो मेरी माँ ने मुझे फौरन देखकर कहा, तुमने यह कैसे कपड़े पहन रखे हैं? मैंने अपनी अम्मी से कहा कि आपको यह सब कहने की जरूरत नहीं है। अब मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और मेरे पति को यह पसंद है। मेरी माँ मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। कहने लगी, तेरा पति एक हफ्ते में तुझे वापस छोड़ आएगा। मैंने कहा, एक हफ्ते में क्या? वह मुझे पूरी जिंदगी नहीं छोड़ेंगे। मेरे पति ने मेरी माँ की तरफ देखा तो कहा, क्या बात है आंटी, कोई परेशानी है? उन्होंने कहा, नहीं बेटा। हम खाना खाने बैठे तो मेरी दूसरी बहनें भी मौजूद थीं। मेरे पति ने उनके सामने मेरी तारीफ की। उसने कहा कि जब से यह मेरी जिंदगी में आई है, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी पत्नी मेरा बहुत ख्याल रखती है। हम दोनों ने एक ही प्लेट में खाना खाया। फिर वह बाहर घुमाने ले गए। उन्होंने मुझे कोई बड़ी चादर ओढ़ने का भी नहीं कहा। उनके पास एक बड़ी कार थी। उन्होंने कहा कि गाड़ी में ही तो बैठना है। मेरे पति मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आ रहे थे। बार बार मुस्कुराकर मेरी तरफ देख रहे थे। वह हर थोड़ी देर बाद मेरे कान में सरगोशी करते और हम दोनों हंसते। मेरी माँ और मेरी बहनें हम दोनों को अजीब तरह से देख रही थीं। वह हैरान हो रही थीं कि इसका पति तो इसे हाथ का छाला बनाकर रखे हुए है और यह सिर्फ शादी के शुरू में ही नहीं हुआ। आज मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मेरे 3 बच्चे हैं और आज भी मेरे पति का रवैया लेकिन मेरे पति का रवैया आज भी मेरे साथ वैसा ही है। हम लोग बहुत खुश हैं। जो अच्छे लोग होते हैं उनको किसी बात से फर्क नहीं पड़ता। मेरी माँ और बहनों ने मेरे दिल पर बहुत जख्म लगाए, पर मेरे पति ने वह सारे जख्म भर दिए। मैंने शादी से पहले बहुत दुख देखे थे, लेकिन मेरे पति ने उन दुखों को सुखों में बदल दिया और यह सब कुछ सिर्फ मेरी सास की वजह से मुमकिन हुआ है, जिन्होंने मेरे पति की इतनी अच्छी परवरिश की है। मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है और मैं अपने बेटों की भी ऐसी परवरिश करूंगी। जो प्यार मुझे मेरी माँ से नहीं मिला, वह प्यार मैं अपनी बेटी को दूंगी और जो परवरिश मेरी सास ने मेरे पति की है, वह मैं अपने बेटों की करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही लगी घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं आपको किसी और कहानी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी चाची बहुत खूबसूरत और जवान औरत थीं। वह मुझसे सिर्फ 4-5 साल ही बड़ी थीं। माँ बाप की मृत्यु के बाद ही मेरी चाची मुझे अपने घर ले आई और मेरा बहुत ख्याल रखने लगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे इतना प्यार क्यों करती हैं।
ये राज तब खुला जब एक रात चाचा घर पर नहीं थे। चाची मुझे जगाकर अपने बेडरूम में ले गईं और कहने लगी कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, इसीलिए आज तुम मेरे साथ ही सो जाओ। एक ही बिस्तर पर चाची के साथ सोना मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आधी रात का वक्त होगा जब मुझे लगा जैसे मेरे मुंह में कोई गर्म चीज डाल रहा है। आंख खुली तो देखा चाची अपने दोनों मेरे मुंह में। माँ बाप की मृत्यु के बाद मेरी चाची मुझे अपने घर ले आईं। चाची ज्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 4-5 साल ही बड़ी थी। चाची ने मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था, उसमें सिर्फ एक सिंगल बेड ही था। मैं हर वक्त अपने कमरे में ही रहता था। एक दिन मेरी चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में ही था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गईं। एकदम उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थीं। धीरे धीरे मेरी कमर को सहलाना शुरू किया तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थीं। उस वक्त चाचा घर पर नहीं थे, वह अक्सर घर देर से आया करते थे। अब तो ये रोज का मामूल हो गया था कि चाचू के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब से मैं अपनी चाची के घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफी हद तक तब्दीली कर ली थी। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती जिसे मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची मोटी औरत थी, मोटापा उन पर बहुत जंचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ नजर आता था। उस रात चाचू ने फोन किया कि आज रात वह घर में नहीं आएंगे, शायद वह दूसरे शहर गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तो मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचू आज घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती हैं। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब चाची ने सुबह तक मेरे माता पिता का निधन कुछ समय पहले हुआ था और उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचू थे, या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरी चाची भी बहुत बड़ी उम्र की न थी, वह सिर्फ मुझसे 5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी का पहले निधन हो चुका था। चाची की शादी होते ही दादा दादी का निधन हो गया। मेरा बाप और मेरा चाचू 2 ही भाई थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तन्हा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं तो खुद भी 10वीं क्लास का स्टूडेंट था। मेरी चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिसे हम समेट सकें। खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है, इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांध लो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। यह सुनकर चाची ने कहा कि तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का यह कहना था कि मेरे चाचा भड़क उठे और कहने लगे, तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी खाला के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा। चाची की यह बात सुनकर मेरी चाची ने चाचा से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं। वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूंगा, इसके ननिहाल का हक बनता है कि वे इसको संभालें। ये सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज्यादा रोना आ गया। मेरी जिंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचा के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, खुदा के लिए यह जुल्म न करें, वह पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचा कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार छोटा सा है, मैं बमुश्किल ही अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी, हम यह घर किराए पर चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहब की जो दुकान है उसे भी किराए पर चढ़ा देंगे, और जो कुछ किराया आएगा उससे इसका खर्चा पूरा हो जाएगा और वह आप पर बोझ नहीं बनेगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार को संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। यह बात सुनकर चाचा खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागुबारी के तासुरात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 4 कमरों पर मुश्तमिल था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत ही छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचा ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर चढ़ा दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिल करवा दिया, लेकिन मैं बहुत ही चुप चुप सा रहने लगा था। न मेरा पढ़ाई में दिल लगता था और न किसी और चीज में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे कमरे में मेरी चाची आई और मुझे यूं उदास देखकर अपने साथ लगा लिया।
तसल्ली देने लगी कि तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। यह कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफर कर रही थीं। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज हो रही थीं। मैं फौरन से उनसे दूर हट गया। यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नजरें चुराने लगी। फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी। कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ मैं दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीब व गरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूंगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे यह सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची सारे काम निपटाकर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा गंदा सहलाने लगती, कभी मेरी कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा, चाची, मैं ठीक हूँ। जो कुछ हो चुका है मैं उस बात को तस्लीम कर चुका हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज आप कमरे से बाहर निकल जाए। मेरे बिगड़े हुए रवैये को देखकर वह फौरन कमरे से बाहर चली गईं। कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक से खाते हो। लेकिन मैंने नफी में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचू की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं, जो पकेगा मैं खा लूंगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था कि मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गईं। रात को जब चाचू घर आए, बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैंने तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या जरूरत है ये सब बनाने की? मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटाकर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रह रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचू करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचू से कहने लगी कि यह मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया विशाल के घर और दुकान से आता है, उन पैसों से बनाई है। यह कहना था कि मेरे चाचू भड़कने लगे, अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर यह भतीजे के पैसों की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं? यह कहकर वह फौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगी, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं? आपने पैसों का बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचू वहां नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेजार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, उनका तो रोज का तमाशा है, तुम बैठो इधर, ये तुम्हारे लिए ही तो मैंने बिरयानी बनाई है। यह कहकर चाची ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। न दिल करते हुए भी मैंने वह खा लिया। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। ये कहकर वह अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वह यह थी कि वह एक लुकमा मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नजरों से अजीब सी उलझन हो रही थी। हालांकि वह मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैये को देखकर भटकने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो। और यह भी कहने लगी कि मेरी शक्ल व सूरत अपने बाप से बहुत मिलती है। मेरी उम्र 16 साल की बजाय 20 साल लगती है। अपनी जमात में सबसे ज्यादा कद-काठ और खूबसूरत भी मैं ही था। मेरी चाची देखने में खूबसूरत थी, लेकिन चाचू आम शक्ल व सूरत के मालिक थे। चाचू बहुत तेज थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाची की शादी को 9 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त तनाव का माहौल रहता था। चाचू जब भी घर पर आते तो बात बात पर चाची से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया, अपने बाल साफ कर रहा था। उसी वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गईं। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी कि नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चाची जो आप रोज बनाती हैं वही। लेकिन ठीक है,
यह कहकर मैंने अपना तौलिया अपने सर पर मारना शुरू किया। मेरे बाल अभी गीले थे कि मैंने तौलिया बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा, क्योंकि स्कूल से मुझे देर हो रही थी। वह कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। यह कहकर चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया पकड़ा और मेरा सर साफ करने लगी। मुझे ये बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करे। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम कमरे का दरवाजा खुला और सामने चाचू खड़े थे। यह सब देखकर उनकी आंखें सुर्ख हो गईं। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। चाचू चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर वह चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं सर को खुद भी साफ कर सकता हूँ, आप जाइए जाकर चाचू को नाश्ता दें। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किए ही बाहर जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचू चाची के साथ लड़ रहे थे। वह कहने लगे, तुम अंधी हो गई हो? विशाल कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वह जवान जहान लड़का है और तुम मुंह उठाकर कमरे में जाती हो और उसके वह काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे भी नहीं किए। इसके बाद चाचू ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तो मैं सूझबूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी थी। बहरहाल मैं फौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचू झूठ बोल रहे हैं। जो वह सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन स्कूल में गायब दिमागी से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा। फिर यह फैसला किया कि मुझे जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, उसने तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकाल दी। रात को हर रोज चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, यह खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज ही वह बादाम खाकर दूध पी लेता और उसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताजा होने के बजाय मैं और भी ज्यादा खुद को अंदर से बोझिल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि यह मत समझो कि यह दूध तुम्हारे चाचू के पैसों का है, ये तुम्हारे वालिद के घर और दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी खराब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो पी लो इसे। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती। मजबूरन ही मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाकर पढ़ूंगा। चाची कमरे से जा चुकी थीं। मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझ पर घनुदी तारी हो रही है। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरी आंखें तो यूं थीं जैसे मेरे इख्तियार में न थीं। देखते ही देखते मैं नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीब व गरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद इस कैफियत को लफ्ज नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था, इतनी गहरी नींद। मुझे एहसास तो हो रहा था जैसे कोई अजीब सी आवाज मुझे आ रही है। दबी दबी आवाज थी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की। मुझे समझ न आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने से कासिर थीं। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझिल था। मैं उठकर बैठा। मेरी किताबें बिखरी पड़ी थीं, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब न थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत में मुब्तला किया वह यह थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा जो अभी अभी नींद की घनुदी में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मैंने मुंह पर छींटे मारे। फिर जाकर मेरा दिमाग कुछ काम करने लगा। मैं कमरे में वापस आया तो देखा बेड पर एक सोने का टॉप्स पड़ा था जो कि किसी खातून का था। यह देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई थी। भला मेरे कमरे में एक औरत का कैसे आ सकता है? मैंने वह पकड़ा और मैं उसी के बारे में सोच रहा था जब कमरे का दरवाजा खुला और तेज कदमों से चाची अंदर आईं। मैंने अपनी मुट्ठी में टॉप्स दबा लिया। मैंने कहा, जी चाची कहिए। वह बेहद परेशान थीं, लेकिन गीले बालों से लग रहा था कि अब भी नहाकर आई हैं। कहने लगी, कुछ नहीं, वैसे ही तुम्हारे कमरे की चादर ठीक करने आई थी।
मैंने कहा, रहने दें, मैं ठीक कर लूंगा। वह कहने लगी, नहीं नहीं, मैं कर देती हूँ, तुम काम क्यों करोगे? मैंने कहा, चाची, रात को मैं पढ़ते पढ़ते सो गया था। मेरी किताबें यहीं बिखरी पड़ी थीं, लेकिन सुबह तक तो सब कुछ समेटा हुआ था। कहने लगी, हाँ, मैं तुम्हारे कमरे में आई थी, तुम बेखबर सो रहे थे, इसीलिए मैंने किताबें उठाकर टेबल पर रख दी। मैंने इसके बाद कोई भी सवाल न किया, लेकिन मेरे दिमाग में अजीब सी सोचें घूम हो रही थीं। लेकिन फिर अचानक से मेरी नजर अपनी चाची के कान की तरफ गई तो मेरे होश उड़ गए। उनके एक कान में टॉप्स नहीं था और दूसरे में था। मैंने कहा, चाची, आपका टॉप्स किधर है? यह कहना था तो उन्होंने फौरन से अपने कान को देखा। कहने लगी, पता नहीं, कहीं गिर गया होगा या यहीं कहीं होगा। कहाँ जाएगा? हमारे घर में कौन सा कोई काम वाली आती है जो चोरी करके ले जाएगी? मैंने अपनी हथेली उनके आगे कर दी। उन्होंने मेरी हथेली को खोलकर देखा तो उनका टॉप्स मौजूद था। यह देखकर वह मुझसे नजरें चुराने लगी। अजीब बात यह थी, चाची ने मुझसे कुछ नहीं पूछा कि ये टॉप्स तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से आया। मेरे वह टॉप्स लेकर कमरे से बाहर चली गईं, लेकिन मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या था? इसके बाद से मैंने अपनी चाची से और भी ज्यादा कतराना शुरू कर दिया। 1 महीना ही गुजरा था इस बात को कि चाची की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें कुछ भी खाया पिया हजम नहीं हो रहा था। अब तो उनसे काम भी नहीं होता था, पूरा दिन सोई रहती। चाचू अलग जान का अजाब बनकर बैठ गए थे। कहने लगे, तुम्हें पता है ना, तुम बीमार होती हो तो मेरा घर उल्टा पड़ जाता है, चलो मेरे साथ तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। लेकिन चाची कहने लगी, वह डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, वह घर के टोटकों से ही ठीक हो जाएंगी। लेकिन 3 दिन गुजर गए, चाची की हालत अभी भी खराब थी। मैंने कहा, चाची, मैं आपको अस्पताल ले जाता हूँ, लेकिन वह इनकार करने लगी। लेकिन जब उनकी तबीयत में कोई भी सुधार पैदा न हुआ तो फिर चाचू उन्हें जबरदस्ती अपने साथ डॉक्टर के पास ले गए। लेकिन जब वापस आए तो चाचू आग बबूला हो रहे थे। सहन में ही चाची से लड़ना शुरू हो गए। तुम कैसे मेरे साथ ये सब कर सकती हो? मुझे समझ नहीं आ रही थी। चाचू उन्हें क्यों डांट रहे हैं? चाची अब पहले ही अपनी तबीयत की वजह से फीकी पड़ चुकी थीं, लेकिन इस वक्त उनकी तबीयत और भी खराब हो गई थी। मैंने कहा, चाचू, आपको नजर नहीं आ रहा, चाची की तबीयत ठीक नहीं है और आप उन्हें ऐसे क्यों डांट रहे हैं? मेरी बात सुनी ही थी कि उन्होंने मेरे मुंह पर एक जोरदार तमांचा दे मारा। फिर वह कहने लगे, सारे फसाद की जड़ तो तू है, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी चाची के साथ मुंह काला करते हुए। ये सुनना था कि मेरे होश उड़ गए तो मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? वह कहने लगे कि यह हामिला है। ये सुनना था कि मैं चुप हो गया। मैंने कहा, यह आपकी पत्नी है, अगर वह उम्मीद से हो गई है तो आपको तो खुश होना चाहिए। कई साल से आप बेऔलाद हो और अब अगर ऊपर वाले ने आपको औलाद की नेमत से नवाज दिया है तो बजाय आप शुक्र अदा करने के और खुश होने के, आप उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं, और वह भी मुझ पर। आप होश में तो हैं? ये मेरी चाची लगती हैं, मैं कैसे कोई गुनाह कर सकता हूँ? यह तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं। मेरा ये कहना था कि चाचू कहने लगे, मैं एक बांझ मर्द हूँ, औलाद पैदा नहीं कर सकता, और यह तुम्हारी चाची है, तुम्हारी माँ नहीं है। मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। जो कुछ तुम दोनों ने किया है, मैं कभी भी इस औरत को अपने साथ नहीं रख सकता। मुझे तो लग रहा था कि किसी ने मेरे सर पर कोई बम फोड़ दिया हो। यही बात उस वक्त चाचू ने मेरी चाची से की थी, जब उस दिन मैं स्कूल जाने लगा था, और यह बात सुनकर मैं वहीं रुक गया था। लेकिन मैंने इस बात को इतना संजीदगी से नहीं लिया था। मुझे लगा था कि चाचू यह सब गुस्से में कह रहे हैं, हकीकत ये नहीं हो सकती। मैं तो अभी इन सोचों से बाहर निकला नहीं था जब चाचू चाची को तलाक देने लगे और कहने लगे कि निकलो यहाँ से बाहर। चाचू ने हम दोनों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। चाची रोए जा रही थीं। वह वक्त ऐसा नहीं था कि मैं उनसे कोई सवाल जवाब करता, इसलिए मैं उन्हें अपने घर ले आया। वहाँ के किराएदारों को भी 2 दिन का वक्त दिया कि वह घर खाली कर दें। मैं कमरे में चाची को लेकर बैठ गया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि उनसे बात कैसे शुरू करूं। मैंने कहा कि आप शायद मुझे नशे का दूध देकर गुनाह करती थीं। चाची, आपने ये सब क्यों किया? माना कि आप मेरी माँ नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको हमेशा माँ का दर्जा दिया था। लेकिन चाची ने मुझे कोई जवाब न दिया, बस मुझे अजीब नजरों से देखने लगी। किराएदार जा चुके थे, उस घर में सिर्फ मैं और मेरी चाची ही रह गए थे। मैंने उनसे कहा कि
यह गुनाह अपने वजूद से खत्म कर दें, क्योंकि मैं किसी भी रिश्ते को नहीं जानता, नहीं मानता हूँ। चाची ने तब मुझे कोई जवाब न दिया। 9 माह का वक्त ऐसे ही गुजर गया था, लेकिन जैसे ही उनके घर में बेटी पैदा हुई, उन्होंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया, जो कि उसके पति के साथ मैच था। फिर चाची ने मुझे सारी हकीकत बताई। कहने लगी, मेरा पति बांझ था, लेकिन काबिले इलाज था, लेकिन इलाज नहीं करवाता था। लेकिन फिर भी मैं चोरी छिपे उसे हकीम की दवा पिला रही थी। उसे पिलाने के बाद वह बिल्कुल बेकाबू हो जाता था, तो मैं इसलिए तुम्हें नींद की दवा देती ताकि तुम कमरे से बाहर न निकलो। ये बच्चा मेरे पति का है। अगर मैं पहले उसे यकीन दिलाती तो मेरी एक बात न सुनता, इसलिए मैंने उसे पहले ही पैगाम भिजवा दिया था कि यह तुम्हारी बच्ची है, तुम इसका डीएनए करवा लो। अगर ये तुम्हारा बच्चा न हुआ तो मुझे बेशक उसी वक्त तलाक दे देना, और अगर ये बच्चा तुम्हारा हुआ तो फिर मुझे अपना लेना। और तलाक देते वक्त भी उसने मुझसे कहा था कि अगर यह उसका बच्चा नहीं है तो उसने मुझे तलाक दी। अब जबकि यह उसका बच्चा है तो फिर मुझे तलाक नहीं हुई, क्योंकि उसने शर्त रखी थी। मुझे याद आने लगा, वाकई चाचू ने यही अल्फाज अदा किए थे कि वह इस सूरत में मेरी चाची को तलाक देंगे कि अगर यह औलाद उनकी न हुई तो। चाची को जबकि यह बात साबित हो चुकी थी तो चाचू चाची को लेने आ रहे थे, लेकिन मैंने जाने से इनकार कर दिया। मैंने कहा, मैं अपने घर में अकेला रह सकता हूँ, अपने बाप की दुकान भी संभाल लूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी किसी आजमाइश में पड़ जाए। चाची कहने लगी कि तुम्हें अगर ये लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हें अपना बेटा समझती हूँ, और उस दिन जो टॉप मेरा गिरा था वह शायद तुम्हारी किताबें उठाते वक्त गिर गया होगा, लेकिन सारी गलतफहमियां दूर हो गई हैं। मैंने फिर भी अपनी चाची की बात न मानी और अपने घर में ही रहने लगा। मुझे जो मुनासिब लगा था मैंने वही किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? मैं आशा करती हूँ कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और इस तरह की हर रोज वीडियोस देखने के लिए और कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस सबसे पहले और समय पर पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।